बिहार में मुहर्रम के दौरान पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी हिंसा की घटना सामने आई है। कहीं से हत्या की खबर सामने आई तो धमाके और मारपीट की घटना ने शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने के प्रशासन के दावों पर सवालिया निशान उठा दिए। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि प्रशासन के प्रयासों को कौन विफल करने की कोशिश में जुटा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में मुहर्रम शांत माहौल में गुजर गया। कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, लेकिन पर्व में खलल पर रोक की कोशिश सफल नहीं हो सकी। समस्तीपुर, अररिया, सीतामढ़ी के साथ ही शेखपुरा और जमुई से आई तस्वीरें प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने के प्रयासों की पोल भी खोलती दिखी। कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान तेज धमाका होने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मोहनिया के स्टूवरगंज मोहल्ले की है। परिजनों का आरोप है कि गोली या छर्रा लगने से घायल हुए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। भागलपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच विवाद होने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट और लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच और उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। जहां 1-2 छुटपुट घटनाएं नजर में आ रही हैं, उसको संज्ञान में लिया गया है। उस पर विस्तृत जांच की जाएगी। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो लखीसराय में भी ताजिया पहलाम के दौरान बड़ी दरगाह करबला में एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में 6 लोग जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि बड़ी दरगाह अखाड़ा और इंग्लिश मोहल्ला अखाड़ा के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते झड़प में बदल गया। पुलिस मौके पर कैंप कर मामले की जांच कर रही है। खेलने के लिए लाठी उठी चलाने लग रहे थे। ईंटा मिल रहा है, ईंटा फेंक रहा हम लोग के ऊपर। हम लोग फिर वहां से निकलना चाह रहे हैं तो रास्ता में छेक के मारे। जमुई के इस्लाम नगर मोहल्ले में मुहर्रम के अखाड़े और ताजिया जुलूस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया। इस घटना के विरोध में लोगों ने जुलूस को बीच में ही रोक दिया और वापस लौट गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया। अररिया में तो मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। मुहर्रम जुलूस के नेपाल से भारत में घुसने पर नाराज लोगों ने जब रोकने की कोशिश की तो नेपाल की तरफ से पथराव किया गया, लेकिन पुलिस और एसएसबी की मुस्तैदी से हालात पर काबू पा लिया गया। मुहर्रम से पहले प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा तैयारियों का दावा किया था। फिर इन जगहों पर हिंसा कैसे हुई, इसका जवाब आना बाकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या संवेदनशील इलाकों की पहचान में कोई कमी रह गई? क्या आयोजकों और प्रशासन के बीच पहले से तय नियमों का पालन नहीं किया गया? इतनी जगह से माहौल बिगड़ने की खबर आई, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या पुलिस इन असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है और विरोध करने पर एक मजदूर को गोली भी मार दी। आनन फानन में घायल मजदूर को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से पीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना पातेपुर थाना क्षेत्र के बहुआरा हर प्रसाद मुख्य मार्ग पर स्थित बकाड़ गांव के पास की है। सबसे पहले 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने एक टोटो को रोककर यात्रियों से लूटपाट शुरू कर दिया और यात्रियों से 3 मोबाइल लूट लिए। वहीं लूटपाट के दौरान रास्ते से गुजर रहे पिकअप पर सवार मजदूरों ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली मजदूर प्रमोद पासवान के पैर में लग गई। जानकारी के मुताबिक टोटो चालक सुबोध सहनी यात्रियों को लेकर पातेपुर थाना क्षेत्र के मालपुर गांव की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आए अपराधियों ने हथियार के बल पर वाहन को रोका। अपराधियों ने यात्रियों और चालक से 3 से 4 मोबाइल फोन छीना और इसी दौरान पीछे से मिक्सर मशीन पर सवार होकर जा रहे करीब 10 से 12 मजदूरों को देखकर अपराधियों को लगा कि ये लोग विरोध ना कर दें। इसी आशंका के चलते फायरिंग कर दी। टोटो से आ रहे थे, सवारी लेके आ रहे थे और यहाँ आए, कैजू के पास आए, आगे पीछे करके आया बाइक से पकड़ के आ रही थी।
दो आदमी पहले आया, आगे बाइक लगा दिया, बाइक लगा के पिस्टल निकाला, गिरा दिया हमें। क्या चलाते हैं आप? कहाँ जा रहे थे? क्या चीज़ से जा रहे थे? हम टोटो से जा रहे थे। टोटो से जा रहे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम महीपुरा से मालपुर जा रहे थे। इसमें 5 महिलाएं थी और एक ड्राइवर था। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल, एक पैशन प्रो, एक और मोटरसाइकिल थी जिसपे 4 लोग सवार थे। उन्होंने हथियार के बल पे टोटो रिक्शा को रुकवाया और लूटपाट का प्रयास किया, जिसमें 3 मोबाइल ये लोग लूट के ले गए। तभी रास्ते से एक मिक्सर मशीन जा रही थी जिसमें लेबर लोग थे, बैठे हुए थे। उन्होंने उस मोटरसाइकिल वालों को रुकवाया, तो फिर मोटरसाइकिल वालों ने फायरिंग किया, जिससे एक जो लेबर था उसके पैर पे गोली लगी। बेगूसराय से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवती की हत्या, शव को बोरे में बंद कर सड़क किनारे फेंक दिया गया और कई दिनों तक पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सवाल यह है कि अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं और पुलिस की निगरानी आखिर कहां थी? बंद पड़ा बोरा, पुलिस की घेराबंदी, क्राइम सीन। ये तस्वीरें बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क किनारे पड़ा एक बोरा पुलिस के लिए सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी लेकर आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। गढ़पुरा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवती की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को बोरे में बंद कर सड़क किनारे फेंक दिया गया। वारदात जितनी खौफनाक है, उतनी हैरान करने वाली बात यह है कि अपराधियों ने पुलिस की मुस्तैदी और गश्त दावों की धज्जियां उड़ाते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार को रात करीब 8:30 बजे जब राहगीरों को सड़क किनारे से असहनीय दुर्गंध आई, तब जाकर इस खौफनाक रात से पर्दा उठा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब बोरा खोला तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। बोरा खुला तो उसमें करीब 18 से 20 साल की एक युवती का शव मिला। ऊपर से भूसा डालकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सवाल ये, क्या सिर्फ शव की पहचान छिपी थी या फिर इलाके की पुलिस की चौकसी भी? क्या पुलिस सिर्फ घटना के बाद जांच के लिए है या कोई किसी को मारने की जरूरत न करे, ये डर पैदा करने की? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि बेखौफ होकर सड़क किनारे लाश फेंक कर चले जाते हैं? प्रशासन से डर या खौफ क्रिमिनल को हो या ना हो, लेकिन नागरिक को जरूर डर। लाश यहाँ पे रखी हुई थी, प्रशासन के द्वारा लाश को 1 घंटे देर से ले जाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मृतका के शिनाख्त के लिए आसपास के थानों की गुमशुदगी के मामलों को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि मृतका की पहचान होते ही हत्यारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। एक युवती की जो है लाश भूसे के बोरे में बंद हमें मिली है। अगर तक तहकीकात हम लोग कर रहे हैं, अभी बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोग सभी संभावनाओं, सभी बिंदुओं पर पहले पहचाना स्थापित करने का प्रयास करेंगे, फिर अगर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस पहचान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गुमशुदगी के रिकॉर्ड के सहारे इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने की बात कह रही है, लेकिन जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, तब तक पुलिस की चुस्ती पर उठ रहे सवाल भी बरकरार रहेंगे। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस का अनुमान है कि हत्या 3 से 4 दिन पहले हुई होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, इन 3-4 दिनों में पुलिस की गश्ती और निगरानी आखिर कहां थी? पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कितनी जल्दी करती है और बेखौफ घूम रहे हत्यारों तक कब तक पहुंचती है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिन्हें देखकर लगेगा कि हादसे के बाद लोग मदद करने नहीं, माल समेटने पहुंचते थे। उधर पटना में कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलटा तो वहां भी लोगों ने ऐसा ही मौका लपका कि खेत देखते ही देखते कोल्ड स्टोरेज बन गया। टकराए या पलटे ट्रक, मुफ्त की चीज पर जनता का हक। कहीं शराब, कहीं कोल्ड ड्रिंक की बौछार, बिहार में लगा फ्री का बाजार। गाड़ी हुई बेकाबू, पब्लिक बोली थैंक यू बाबू। कहते हैं दुनिया में अनुशासन से बड़ा कोई नियम नहीं होता, लेकिन जब बात मुफ्त यानी फ्री की हो तो अनुशासन खुद ब खुद छुट्टी पर चला जाता है। गोपालगंज के भोरे कटैया मार्ग पर जैसे ही एक कार पेड़ से टकराई,
वैसे ही सड़क पर बोतलों की ऐसी प्रदर्शनी लगी कि राहगीरों की तो लॉटरी ही निकल पड़ी। कोई गमछे में तो कोई बोरे में बोतलें भर रहा है, लोग भाग रहे हैं। हादसे के बाद गाड़ी का क्या हुआ? बिहार में शराबबंदी है तो शराब तस्कर कहां गए? इस बात से जनता जनार्दन को कोई सरोकार नहीं था। लोगों का पूरा ध्यान इस बात पर था कि सड़क पर बिखरी इन बोतलों को सुरक्षित ठिकानों पर कैसे पहुंचाया जाए। कोई घर से बोरा लेकर दौड़ पड़ा तो किसी ने अपनी कीमती गमछे को ही शॉपिंग बैग बना डाला। वहीं पुलिस गाड़ी नंबर और वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। अब आपको लगता होगा कि ऐसा उत्साह सिर्फ किसी खास चीज के लिए होता है, तो जरा पटना के फतुहा की ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ 2 ट्रकों की टक्कर क्या हुई। एक ट्रक सीधे खेत में जाकर कोल्ड ड्रिंक का कोल्ड स्टोरेज ही बन गया। लाखों रुपए की बोतलें खेत की मिट्टी में बिखर पड़ी। आसपास के ग्रामीणों ने सोचा मौसम भी गर्म है, गला सबका सूखता है, तो क्यों न कंपनी का ही दिवाला निकाल दिया जाए। फिर क्या था, बच्चे बूढ़े जवान सब के सब खेत की तरफ ऐसे दौड़े जैसे वहां कोई मैराथन चल रही हो। जिसकी जितनी क्षमता वो उतनी बोतलें सीने से चिपकाए भागता नजर आया। सच ही कहा गया है, चीज चाहे जो भी हो, अगर वो मुफ्त की है तो उसका स्वाद अपने आप 2 गुना हो जाता है। वो तो गनीमत रही कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया, वरना लोग ट्रक का टायर तक घर ले जाते। तो हुजूर, ये हैं हमारी प्यारी जनता की 2 अद्भुत तस्वीरें। एक तरफ गोपालगंज में गमछे वाली फुर्ती दिखी तो दूसरी तरफ फतुहा के खेत में कोल्ड ड्रिंक का महोत्सव मनाया गया। गाड़ियां टकराती रहेंगी, जांच होती रहेंगी, लेकिन मुफ्त की चीजों को देखते ही जनता के भीतर जो शक्तिमान जाग उठता है उसका कोई मुकाबला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर कटिहार से है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल पर टीसी देने के नाम पर छात्राओं से अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है। कदवा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय आनंदी का ये मामला है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि शिक्षक छात्राओं को दूसरे विद्यालय जाने के लिए टीसी देने के नाम पर ये अवैध वसूली कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने शिक्षा पदाधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया है, जिसकी रिपोर्ट का अब इंतजार है। उसकी सत्यता की एक बार जांच कर ले और जैसे ही उनका एक प्रतिवेदन आ जाता है हम लोग उस पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी घटना में कोई कोताही नहीं की जाएगी, न ही किसी के प्रति कोई लीनियंसी बरती। खबर लखीसराय से है। सदर अस्पताल परिसर में मरीज के परिजन और एम्बुलेंस के ड्राइवर के बीच भारी विवाद हो गया, जिससे अस्पताल में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। दरअसल बंसीपुर के मोहन कुमार अपनी पत्नी रजनी कुमारी के प्रसव के बाद उन्हें घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी आई तो चालक का कहना था कि मरीज का डिस्चार्ज पेपर तैयार नहीं है, इसलिए वापस लौटने लगा और इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी और हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने किसी तरह मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को कबैया थाने ले गई। खबर मुंगेर से है, जहां पूरब सराय थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इसके बाद शनिवार को परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही लोगों ने सड़क पर शव रखकर टायर जलाते हुए मेन रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने हत्या में शामिल सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलने पर पूरब सराय थाना और वासुदेवपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सदस्यों ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और इस बीच आपको कैमूर से बड़ी खबर बताते हैं। युवक को हथियार लहराना भारी पड़ा है। मोहनिया में तमंचा लहराते एक वीडियो वायरल हुआ था और इसी वायरल वीडियो पर एक्शन में पुलिस की टीम आ चुकी है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और जल्द ही पहचान की जाएगी। एसडीपीओ की तरफ से बयान भी दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो वीडियो है उसमें एक युवक हथियार लहराता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर पुलिस एक्शन में है।
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उनके विभाग में लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि कर्तव्य नहीं निभाने वाला भ्रष्ट अधिकारी हो या कर्मचारी, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के दौरे पर गैर हाजिर रहे पीएमसीएच प्रिंसिपल पर गाज गिरी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जब वे पीएमसीएच में पहुंचे थे तो वो ड्यूटी पर नहीं मिले और इस मामले की जांच जारी रहने की बात कहते हुए उन्होंने रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही। हाँ, विभाग में कुछ जरूरी काम है इसलिए आया हूँ। ये जो मैं निरीक्षण करने गया था 23 तारीख को पीएमसीएच में, प्राचार्य अनुपस्थित थे, तो उनके लिए मैंने एक जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाने का आदेश दे दिया है। उसके बाद उनका पक्ष रखा जाएगा, वो अपनी बात कहेंगे कि क्यों नहीं थे, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो जो साफ है बात है, हम गए निरीक्षण पे, सबको पता था कि मैं आने वाला हूँ। उनसे अधीक्षक ने बात भी की थी। 22 तारीख की शाम 7 बजे अधीक्षक ने उनसे बात की कि मैं आने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रहूंगा। फिर हमने फोन करने का कोशिश किया, तब भी वो नहीं उठाए फोन। तो इस तरह से उन पर कार्रवाई होगी और हमारे विभाग की नीति एकदम स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी लापरवाह, कर्तव्यहीन, भ्रष्ट या फिर अनुपस्थित रहेंगे बिना किसी नोटिस मतलब बिना बताए, तो उन पे भी आगे कार्रवाई हो सकेगी। तो पीएमसीएच की नई प्राचार्य डॉक्टर गीता सिन्हा कार्यभार ग्रहण करते ही एक्शन में भी दिखी और सभी फैकल्टी को आदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि यूजी और पीजी स्टूडेंट की उपस्थिति 75% से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं एकेडमिक व्यवस्था में सुधार के सवाल पर फैकल्टी की कमी की बात मानते हुए चुनौतियों से पार पाने की बात भी कही। एनपी सिंह को पद से हटाए जाने के बाद वरीयता के आधार पर गीता सिन्हा को प्राचार्य का जिम्मा दिया गया है। बता दें कि डॉक्टर गीता सिन्हा स्त्री रोग विभाग की एचओडी भी हैं। पीएमसीएच की प्राचार्य डॉक्टर गीता सिन्हा से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद डॉक्टर गीता सिन्हा पीएमसीएच की प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर ली हैं। सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गीता सिन्हा खुद हैं, मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट हैं आप और डिपार्टमेंट की एचओडी भी हैं, साथ में प्राचार्य बनी हैं आप। एक बड़ी लाइबिलिटी, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। जी ये तो है ही, बिकॉज स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का जो काम है वो ही अपने में काफी लंबा चौड़ा काम है, काफी ज्यादा काम है वहाँ। और ये साथ में प्राचार्य का जो ये प्रभार मिला है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट नौकरी के इस फेज में जब सीनियरिटी के बेसिस पे ये मिला है तो इसको निभाना है। कोशिश करूंगी कि अच्छे से इसको निभाऊं। आए दिन पीएमसीएच अलग अलग मामलों में सुर्खियों में भी रहता है, तो कैसे इन चीजों को आप दूर करेंगे? चूंकि क्लासेस जो है वो भी बड़ी चुनौती होगी, अटेंडेंस पूरा करवाना, एकेडमिक जो आपका जो सिस्टम है उसको कैसे आप चेंज करेंगे? लोगों से बुला करके मीटिंग करूंगी, बात करूंगी, कारण पूछूंगी कि वाई क्या कारण है कि आप क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हैं। और अटेंडेंस को लेकर के हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट रहना होगा और जो वास्तविक अटेंडेंस है वो ही हमारे पास भेजा जाए और जो सही और वास्तविक अटेंडेंस है वो मैं यूनिवर्सिटी भेजूंगी। क्या कोई परसेंटेज फिक्स कर रही हैं कि इतने परसेंटेज मस्ट है? यूनिवर्सिटी तो फिक्स की ही है कि एटलीस्ट 75% जो है होना चाहिए अटेंडेंस। थियोरी क्लासेस में भी और क्लिनिकल प्रैक्टिकल क्लासेस में भी। क्लिनिकल में 80% वो ज्यादा है और थियोरी में 75%। तो ये तो फिक्स्ड है ही। तो इसके बारे में हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, हर प्रोफेसर को स्ट्रिक्ट रहना होगा, क्योंकि डर के मारे ही कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं और अटेंड करते हैं क्लास। ये तो है ही। आपको पता था कि अचानक यहाँ के जो तत्कालीन प्राचार्य हैं डॉक्टर एनपी सिंह वो हटेंगे और गीता सिन्हा ही प्राचार्य हो जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। और मैं तो बहुत सेटिस्फाइड थी अपने गायनी के प्रोफेसरशिप से और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पोस्ट पे। तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा कुछ होगा और मैं निश्चिंत और खुश भी थी। अब ये अचानक एक दिन के इवेंट में ये क्या क्या हो गया तो इसको मैं कैसे जानती। और डॉक्टर एनपी सिंह के बाद सीनियरिटी में मेरा नाम है तो सरकार ने इसलिए मुझे दिया। सरकार ने आप पर भरोसा जताया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, आप प्राचार्य बनी हैं, तो क्या लग रहा है स्वास्थ्य मंत्री निशांत की उम्मीदों पर आप खड़ी उतरेंगी? मैं तो पूरा कोशिश करूंगी। आई विल पुट इन माई बेस्ट
जो अटेंडेंस को लेकर एक बड़ी चुनौती है कि स्टूडेंट जो है उनकी उपस्थिति कम होती है, उसको लेकर भी सख्ती बरतेंगी, सभी फैकल्टी को ये आदेश देंगी और उसके बाद व्यवस्था को पटरी पर लाने की हर संभव कोशिश करेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के मिलर स्कूल को मॉडल स्कूल बनाए जाने की घोषणा सीएम सम्राट चौधरी ने की है और इसके साथ ही इस स्कूल को उन्होंने गोद भी लिया है। मुख्यमंत्री ने आज स्कूल का निरीक्षण किया और स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने के लिए कई निर्देश भी दिए। स्कूल के आसपास के इलाके और खेल मैदान को भी डेवलप करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान सीएम के साथ बीजेपी एमएलसी नवल यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी इसको गोद लिए हैं, इस विद्यालय को अप टू डेट बनाने के लिए, मॉडल स्कूल बनाने के लिए, जो पूरे बिहार में सबसे मॉडल स्कूल होगा उसको घोषणा किया है कि मैं इसको गोद लेता हूँ। सीएम ने इसको गोद ले लिया है। जी गोद लिया है। इसको सुंदर से सुंदर बनाने के लिए इसको इसके इर्द गिर्द के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड के अगल बगल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने के लिए, फील्ड को भी बेहतर करने के लिए और विद्यालय के एक एक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए निर्देश दिया। कल सासाराम के 18 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद की ओर से बिहार पुलिस के दूर संचार एवं तकनीकी संवर्ग के सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए सासाराम में 9,552 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की। सदर एसडीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी की मौजूदगी में हुई बैठक में सभी सेंटर के केंद्राधीक्षक मौजूद रहे। इस दौरान निर्देश दिया गया कि समय से पहले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर जाएं। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के गैजेट के उपयोग पर बैन रहेगा और बायोमेट्रिक के अलावा तमाम जांच प्रक्रिया के बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षा हो, इसी के लिए हम लोग सारी व्यवस्था की है और इसी के तहत जितने पदाधिकारी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं और जितने पर्सनल हैं उन सबको आज ब्रीफ किया गया और परीक्षा शांतिपूर्वक और कदाचार मुक्त हो, इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए? 18 परीक्षा केंद्र है और 9,552 परीक्षार्थी शामिल हैं। कहाँ पे है? पूरे सासाराम में ही, सासाराम के विभिन्न परीक्षा केंद्र हैं। क्या की परीक्षा सर? सिपाही भर्ती एग्जाम है और 18 सेंटर पर होना है। 9,552 स्टूडेंट इसके साथ। तो लखीसराय के 9 परीक्षा केंद्रों पर कल सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इस सिलसिले में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और निर्देश भी दिया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये परीक्षा एक ही पाली में 2 प्रश्न पत्रों में होगी। परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे ही सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा और सुबह 9 बजे के बाद किसी भी हाल में परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के भटौना में 2 दिन पहले शादी समारोह में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भांजी की शादी में मामा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके पास से घटना में प्रयोग किए गए हथियार बरामद कर लिए गए। शादी के दौरान ही रंजीत सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर पुलिस और एफएसएल की टीम ने गंभीरता से जांच की है। सभी आरोपी मृतक रंजीत के पूर्व परिचित थे। किसी बात को लेकर इनका आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद डीजे संचालक विकी ने रंजीत को गोली मार दी। संवेदनशीलता को देखते हुए सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा इसमें काफ़ी फोकस्ड अनुसंधान किया गया है और जो टेक्निकल और ह्यूमन इंट इसमें कलेक्ट करते हुए और इसमें जो अज्ञात अपराधकर्मी थे सभी अभियुक्तों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने के उपरांत उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। जो अभी प्रथम दृष्टया साक्ष्य आया है कि इन सभी अभियुक्तों के द्वारा इनकी हत्या की गई है और एक साजिश के तहत और साथ में आग्नेयास्त्र का भी जो इस्तेमाल हुआ वो भी बरामद हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली करने वाली हैं और इसे देखते हुए सामान शिफ्ट भी किया जा रहा है। राबड़ी देवी के घर से सामान ट्रक पर लोड हो रहा है ताकि शिफ्टिंग का काम जल्द पूरा हो सके। न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। मंत्री राबड़ी देवी अपने आवास को खाली कर रही हैं और उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि उनका जो पुराना आवास है वहाँ से जो सामान है वो लगातार निकाला जा रहा है और
एक एक करके जो उनके सामान को खाली करने की तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। कुछ सामान ऐसे ठेले पर जा रहे हैं और कुछ सामान को इस ट्रक पर लोड किया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो ये ट्रक है उनके आवास के ठीक बाहर लगा हुआ है और यहाँ पर उनके बंगले के जो सामान है, जो सरकारी जो उनका बंगला है, क्योंकि अब वो नए घर में शिफ्ट हो रही है और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि जो टीन के चदरे हैं वो इस पर लोड होने शुरू हो गए हैं और उनके आवास से ये उनका सरकारी आवास यहाँ नजर आ रहा है और इसे अब चेंज करना है और वो नए घर में अब शिफ्ट हो रही हैं। तो जितने भी मुख्य सामान है वो जा चुके हैं और अब धीरे धीरे उनके जो सारी इस घर में जो सरकारी बंगला है, इस घर में जो सामान है, अब उसे नए घर में शिफ्ट किया जा रहा है और उसके मद्देनजर जो अंतिम चरण है उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। इस सरकारी बंगले के जो सारे सामान है वो ठेले पर कर करके इस ट्रक में लोड किए जा रहे हैं और ताकि जो नया घर में शिफ्टिंग का काम है वो जल्द पूरा किया जा सके। इसके पहले भी कई ऐसी तस्वीर नजर आई है जहां उनके जो सामान है वो यहाँ से जाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अब राबड़ी आवास जो पहचान हुआ करती थी यहाँ पर सर्कुलर रोड में, अब वो बदल रहा है। नए घर में वो शिफ्ट हो रहे हैं पूरा लालू परिवार और ऐसे में जो पुराना उनका बंगला है जहां वर्षों से वो रहते आ रहे हैं तो उसमें सामान भी बहुत ज्यादा होंगे। एक एक करके वो अब शिफ्ट किए जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर आज भी जो शिफ्टिंग का काम है, क्योंकि अंतिम चरण में ये शिफ्टिंग हो रही है, लगभग सारे मुख्य सामान जा चुके हैं। अंतिम चरण में जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ सुबह से ही आज की जा रही है और घर के जो सारे सामान हैं वो एक एक करके नए घर में शिफ्ट किए जा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार की सियासत में आज एक अजब गजब तस्वीर देखने को मिली जब नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे आरसीपी सिंह अचानक बिना बुलाए नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। पूर्व सीएम हर दिन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उसी दौरान आरसीपी सिंह भी नालंदा के ही विपिन यादव के साथ पहुंच गए, लेकिन नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की तरफ देखा तक नहीं। इस दौरान नीतीश कुमार दूसरे कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे और आरसीपी सिंह वहीं खड़े रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार कई बार आरसीपी सिंह की आलोचना कर चुके हैं। नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं कि आरसीपी सिंह ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पटना के जेपी गंगा पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है और इसे विकास के मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है ताकि गंगा किनारे बसे अन्य शहरों का भी इसी तर्ज पर विकास किया जा सके। जेपी गंगा पथ के किनारे महिला हाट का निर्माण किया जा रहा है जहां सभी दुकानें महिलाओं को आवंटित की जाएंगी और इसके अलावा लोगों की सुविधा और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए साइकिल चलाने के लिए अलग ट्रैक भी बनाया जा रहा है। पटना का जेपी गंगा पथ को एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना चल रही है और पूरे जेपी गंगा पथ को ऐसे निर्माण किया जा रहा है, इस पर ऐसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं कि पूरे बिहार में ये एक मॉडल के रूप में तैयार हो सके और इसी के तर्ज पर बिहार के कई जिलों में ये एक जेपी गंगा पथ की तरह जो है निर्माण कराया जा सके और खास करके बिहार के गंगा के किनारे के इलाकों को ऐसे विकसित किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो हम दिखा रहे हैं ये पूरा जो जेपी गंगा पथ है उसमें एक तरीके से कहें कि यहाँ पे चारों तरफ से दोनों के तरफ से जो है वो बागवानी और फूलों से सजाया गया है, लेकिन साथ साथ जो नई विकसित की जा रही है, आपको बता दें कि एक साइकिल ट्रैक जो है वो अलग बनाया गया है। यहाँ से बनाने की शुरुआत हुई है कि साइकिल ट्रैक जो है साइकिल के चलने के लिए ये अलग से ट्रैक का निर्माण किया जाए। साथ साथ सबसे जो बड़ी बात है कि अगर आप जेपी दीघा पुल की तरफ से और अगर मरीन ड्राइव पर अगर चलते हैं तो दाहिने तरफ का जो इलाका है वो पूरी तरफ से नए विकसित किया जा रहा है। वहाँ पे महिला हाट जो है वो निर्माण किया जा रहा है। वो महिला हाट जहाँ पे तमाम जो उस हाट में जितनी भी दुकानें होंगी उसमें महिलाओं को ही वो अलॉट किया जाएगा और उसमें जीविका दीदियां हैं उनको भी लिए अलग से एक रिजर्व रखा जाएगा उसके सीट के लिए। तो ये एक नई जगह होगी जहां पे एक महिला हाट जो है वो निर्माण किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर दाहिने की तरफ अगर बात करें तो दाहिनी तरफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो लोग आएंगे और उनके वाहनों को खड़ा करने की पार्किंग की जो जगह है वो आसान हो सके, इसके लिए यहाँ पे एक बड़ा
पार्किंग स्थल तैयार किया जा रहा है। जेपी गंगा पथ पे पहुंचे उसे लगे कि जेपी गंगा पथ का जो निर्माण है इस तरीके से हो कि यहाँ पे वो पूरे एक पर्यटन स्थल के रूप में जो है वो विकसित हो सके और इसी के तर्ज पर पूरे बिहार में जो है वो शहरों को विकास किया जाए। ये माना जा रहा है कि अगले साल तक ये तमाम जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना।